वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। ऑलरेडी आगे 2 पार्ट आ चुके हैं जिसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल में लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो स्टूडेंट ने मिस कर दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से जाके देख लीजिए। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव से। द मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और सेंट्रल ऑर्गन है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव वाले क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। जुडिशरी वाले क्या करते हैं, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, यानी कि लॉ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी ने लॉ तोड़ा नहीं तोड़ा, वो देखते हैं। बट लॉ को बनाने से लेकर लॉ को संभालने तक के बीच में सबसे बड़ी मेन प्रोसेस होती है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, लोगों तक उस लॉ को पहुंचाना। वो पूरा काम एग्जीक्यूटिव करता है। Union executive means at central level, political executive comprising administration of the prime minister and the cabinet of minister, president, vice president and bureaucrats। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी 2 लेवल पर होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग एग्जीक्यूटिव के सेंट्रल लेवल पर इंक्लूड होते हैं। Political and administrative executive officers and employees are in a direct contact of the people। जितने भी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो सब इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क। द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इन्फ्लुएंसिंग का वर्क होता है। कोई भी लॉ आता है अगर हमारे देश में, तो उसको इंप्लीमेंट करवाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्या वो एक साथ 150 करोड़ लोग उस लॉ को मानेंगे? नहीं मानेंगे तो किस तरीके से उनको मनवाना है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, तो उन लॉस को इंप्लीमेंट करवाती है जो लेजिस्लेचर बनाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द वर्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन द वेयर्स द एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। ये लोग पूरी तरीके से एक इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है एक लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। उसके अंदर देखा जाता है कि गवर्नमेंट के अपने एस्पिरेशंस है, यानी कि गवर्नमेंट को जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें भी होनी चाहिए, बट सामने पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस भी मिलनी चाहिए। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस एवरी 5 ईयर और इफ द पावर इज गिवन अप। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर 5 साल में क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, या फिर पावर को गिव अप कर देते हैं लोग, यानी कि रिजाइन वगैरह हो सकता है। Whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats and hence it is permanent। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का जो पूरा होता है वो एक ब्यूरोक्रेट से बना हुआ होता है, जिनको अपॉइंट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये परमानेंट होते हैं, ये हर 5 साल में चेंज होते नहीं है। However, the retirement age of the administrative bureaucrats is different in different state। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। बिफोर देयर रिटायरमेंट इफ दे मिसबिहेव और शो लैक ऑफ एफिशिएंसी टू वर्क, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायरी प्रोसेस। ठीक है, बट अगर उन ब्यूरोक्रेट्स को रिटायरमेंट होने से पहले ही अगर वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, मिसबिहेव करते हुए पकड़े जाते हैं, या अपना काम में सही काम ना करने पर पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ एक प्रोसेस की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद उनको निकाला जा सकता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होते हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। देयर मेन क्वालिफिकेशन इज टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल ऑनेस्टी टू द पार्टी, पब्लिक चॉइस एंड पब्लिक ओपिनियन। वेयर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव रिक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस एज वेल एज पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू बी अपॉइंटेड परमानेंटली। अगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में होता है वो कोई भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, उनको पब्लिक वोट देके वहां तक पहुंचाते हैं, वो अपने खुद के बोल सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन से वहां तक पहुंचते हैं, अपनी ऑनेस्टी, अपने पार्टी में किस तरीके से वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां तक पहुंचते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए, वो पोस्ट तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, टफ एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। अपनी खुद की क्वालिटी होती है, अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपने खुद का एक
लेवल होता है, क्वालिफिकेशन लेवल होता है, एजुकेशन लेवल होता है, तब जाके एक इंसान वहां तक पहुंचता है। द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज नोन एज सिविल सर्विस। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो सर्विस होती है वो सिविल सर्विस बोली जा सकती है, यानी कि बेसिकली अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो इसको गवर्नमेंट जॉब आप बोल सकते हो। At the center, the political executive consists of president, vice president, prime minister and cabinet of minister as per the constitution. Political executives में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग इन डिटेल में देखेंगे इन सबके बारे में। तो सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। हमारे देश के सबसे पहले नागरिक प्रेसिडेंट को माना जाता है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ही हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है इस गवर्नमेंट की वो सारी प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे चीजें होती है वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। ही इज द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही और शी यानी कि वो प्रेसिडेंट कोई भी हो वो हमारे नेशन के हेड माने जाते हैं, हमारे देश के हेड माने जाते हैं और वो हमारे इंडिया के सबसे पहले नागरिक माने जाते हैं। क्वालिफिकेशन देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। A presidential candidate should be a citizen of India and should be 35 years of age or above. सबसे पहले इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा प्रेसिडेंट के क्वालिफाई होने के लिए एज होनी चाहिए 35 या उससे ज्यादा। He should not be the salaried employed of the government or hold any office of profit। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है वो कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी होनी चाहिए, कहीं से भी उनकी सैलरी नहीं आनी चाहिए, अपना खुद कोई प्रॉफिट होना चाहिए नहीं। He should not be the member of any of the houses of the parliament or state legislative assembly। प्रेसिडेंट कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना वो लोकसभा में होने चाहिए, ना वो राज्यसभा में होने चाहिए, ना वो कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होने चाहिए। The presidential election is indirectly carried out by the member of both the houses of the parliament and the member elected by the state legislative assembly। प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली करवाया जाता है दोनों हाउस के मेंबर से, यानी कि लोकसभा से, राज्यसभा से और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ चुने हुए मेंबर्स के साथ। A president is elected for the term of 5 years and he can contest the election after the completion of his term। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बाद वापिस इलेक्शन होता है। When the president is in power, neither criminal case can be framed against him nor order to arrest or imprisonment can be इशू। ठीक है, जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर एक बार कोई इंसान प्रेसिडेंट बन गया तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस आप नहीं कर सकते हो या फिर उनको अरेस्ट वारंट भी डिक्लेयर कर सकते नहीं हो। फंक्शंस एंड पावर्स। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास क्या फंक्शन एंड पावर्स होते हैं। ही अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द पार्टी हु हैड गेन मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट सारे काम नहीं करते, प्रेसिडेंट एक हेड पोजीशन पर है, उनके अंडर कौन काम करता है? प्राइम मिनिस्टर काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक इलेक्शन होता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। Then with the consultation of the prime minister he appoint the other minister of the cabinet। फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलके क्या करते हैं, बाकी सारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। He administrate the oath and distribute the portfolios to the ministers as long as the cabinet enjoys the support of the majority member of Lok Sabha। The president cannot dissolve the cabinet। ठीक है, इन सबको क्या किया जाता है, ओथ यानी शपथ दिलवा के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हर एक अपने मिनिस्टर्स को। जब तक लोकसभा के अंदर मेजोरिटी रहती है तब तक प्राइम मिनिस्टर कोई भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर सकते नहीं है। प्रेसिडेंटल इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री की डिफेंस फोर्स के सबसे बड़े हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर एंड कंक्लूड ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज। ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो कोई भी कंट्री को वॉर की सिचुएशन में डिक्लेयर करे कि हाँ हमारे यहाँ पर वॉर हो रहा है, डिक्लेयर कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, यानी कि वॉर को खत्म भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और अदर कोई कंट्री के साथ जो ट्रीटी यानी समझौता साइन होता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। ही अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, कंप्लोटर एंड ऑर्डिनरी जनरल। ठीक है, हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, स्टेट के गवर्नर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कंट्रोलर हो गए
ऑडिटरी जनरल हो गए, ये सारी बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है ये सारी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स के कौन हेड होंगे वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस नेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस के चेयरमैन, अलग अलग जगह के हमारे एम्बेसडर्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारे इंडिया की एजेंसी होती है जो दूसरी कंट्री में होती है, तो वहां के कौन एम्बेसडर होंगे, वहां के कौन चीफ होंगे, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते है। Thus vast authorized executive and administrative power are vested in the president। और इसी के साथ प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा पावर देखने को मिलती है। He can grant pardon or reduce the sentence of any convinced person, or can postpone its implementation, or can change the nature of the punishment। He summons the session of both the houses of the parliament and program them। ठीक है, इनके पास ये पूरा राइट होता है कि वो जब चाहे तब एक इंसान की सजा में चेंज कर सकते हैं, सजा में बदलाव कर सकते हैं। एक अगर जो इनोसेंट इंसान है जिसको कल्प्रिट के रूप में जेल में डाल दिया है तो उनको छुड़वा सकते हैं। ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जब चाहे तब दोनों हाउस की ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ में बैठ के कोई डिस्कस करना हो तो वो कर सकते हैं। ही कैन इवन डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास ये पूरा हक होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that the security of India or any part of its territory is threatened by the war or external aggression or armed rebellion, he can declare a state emergency for the whole of India or any of its part। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि जब उन्हें लगता है कि कोई एक स्टेट के अंदर कुछ भी ऐसी और सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, सिक्योरिटी के लेके कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सटर्नल कुछ आर्म्ड रेबेलिएशन हो रहा है, यानी कि हथियार वगैरह देखने को मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे तब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, या इंडिया के कोई भी एक या दो या जितने पार्ट्स में उनको लगता है उतने पार्ट्स में वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। The declaration of emergency cannot be challenged in court। Based on the report of the governor, the president can declare constitutional emergency in that state। और एक बार अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो कोई भी उस बात को चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में कि क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर की, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट के रेफरेंस के साथ प्रेसिडेंट जब चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एक स्टेट में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ही कैन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री। प्रेसिडेंट के पास यह हक होता है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट वहां पर अपना खुद का रूल कर सकते हैं कि ये स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए और वहां पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट होता है। In case of financial emergency, the president can reduce salaries of all government officials, including judge of the Supreme Court and the High Court। ठीक है, अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सबकी सैलरी कम कर सकते हैं। Through the president has vast executive and administrative power, and thus all the administration can be considered in the hand of the president only and done in his name only। In reality, the prime minister and the council of ministers enjoy this power। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है और सारी चीजें जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है, उनके सिग्नेचर के साथ ही होती है। बट अगर सच में देखा जाए तो ये सारी जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इंजॉय करते हैं, क्योंकि जितनी भी पावर प्रेसिडेंट को मिलती है वो सारी वो किसको अलॉट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अलॉट करते हैं। नेक्स्ट अब है द वाइस प्रेसिडेंट। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो उनके एब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सारे काम करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द टर्म ऑफ पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years। वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के भी जो इलेक्शन होता है वो दोनों हाउस के मेंबर साथ में करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है यानी कि प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट अब है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें रियल सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड की तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो प्रेसिडेंट ही होता है, बट प्रेसिडेंट अपने सारे पावर किसको अलॉट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अलॉट कर देते हैं। The Prime Minister is the head of the party who had achieved a majority in the general election। प्राइम मिनिस्टर पार्टी के वो हेड होते हैं जिनको जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी मिली हुई होती है। He is appointed formally by the president।
इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही अरेंज होते हैं। He distribute the portfolios. Any minister either to be taken left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. कौन सा मेंबर क्या काम करेगा, कौन से मेंबर को कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री में रखना है और किसको नहीं रखना है, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। He presides over the meeting of the cabinet and also look after the functioning of various department of the cabinet. प्राइम मिनिस्टर ही सारे कैबिनेट्स को देखते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से आगे प्रोग्रेस हो रही है, वो सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। He take pivotal decisions. The prime minister is the head of the planning commission in which is known as policy commission. जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होते हैं और वही लेते हैं। उसके अलावा हमारे जो प्लानिंग कमीशन है, जिसको अभी पॉलिसी कमीशन भी बोला जाता है, उसके भी जो हेड होते हैं या उनको बोल सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन के भी जो मेन मेंबर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। There are 3 level of ministers under the prime minister: the cabinet minister, the state minister and the deputy minister. प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 3 लेवल के मिनिस्टर्स आते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो दोनों हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में से एक हाउस के मेंबर होते हैं। The ministry are individually responsible for their ministers and department. जो मिनिस्ट्रीज होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट मिनिस्टर का नेता कोई अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर का नेता कोई अलग है, तो अपनी अपनी मिनिस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर जो मिनिस्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the लोक सभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सब कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो डिसीजंस आ रहे हैं, जो लॉस फ्रेम हो रहे हैं, उन सब के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। If the Lok Sabha reject the policy of the government on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole council of ministers must accept the responsibility and resign. अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल बनाया है जो लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वहां पर किसी एक इंसान को नहीं हटाया जाता है, बल्कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर रिजाइन देती है और उन सबको एक साथ निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि हमने देखा ये पूरा सेंट्रल लेवल है, जहां पर प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। बट ये तो पूरा सेंट्रल लेवल यानी पूरे इंडिया लेवल पर होता है। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग होता है, क्योंकि स्टेट्स के भी अपने एक लॉज बनते हैं जो विधानसभा वगैरह में बनते हैं, जिनको गवर्नर पास करता है। तो इन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर स्टेट में इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सबसे पहले आता है द गवर्नर। The governor is appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers head by the Prime Minister. गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके गवर्नर को डिक्लेयर करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। जब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नर जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों स्टेट के एक ही गवर्नर है, या गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट का एक ही गवर्नर है, ऐसा भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 35 years of age or above may be appointed as the government। एक जो गवर्नर होते हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उनकी एज 35 years या उससे ज्यादा होनी चाहिए गवर्नर में अपॉइंट होने के लिए। द टर्म ऑफ गवर्नर इज फॉर 5 years। गवर्नर का जो टाइम पीरियड होता है टर्म वो भी 5 years के होते हैं। However, the hold office is during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, and he also be transferred to any other state of the government। प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो जब चाहे तब एक गवर्नर को रिजाइन करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वो गलत काम करते हैं तो, या फिर अगर उनको लगता है कि सही से काम नहीं हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, और अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट का ट्रांसफर भी कर सकते हैं दूसरे कोई स्टेट में। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारे फॉर्मल हेड होते हैं, बट कहाँ के हेड होते हैं? स्टेट के हेड होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो स्टेट की होती है वो सारी गवर्नर को दी जाती है। बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल लेवल की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, स्टेट लेवल की सारी पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। He appoint the chief minister who has clear majority। और जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे, वैसे गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। He appoints the advocate general, the chairman, the member of the state public service commission
ठीक है। गवर्नर जो होते हैं वो एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द मेंबर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबके लोगों को अपॉइंट करते हैं। He is consulted by the President of India for the appointment of judges of the High Court. हाई कोर्ट के जज को सिलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट साथ में डिसीजंस लेते हैं। The governor has significant legislative powers. He summons and propagates the session of the state legislature. गवर्नमेंट के पास एक लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं, जब चाहे वो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है उनके ज्वाइंट सेशंस भी बुला सकते हैं, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। वो सारी चीजें उनके हाथ में होती है। ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। अगर उनको लगता है कि ये स्टेट असेंबली अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वहां पर क्या करते हैं, गवर्नर जो पूरा काम होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो पूरा डिसॉल्व करवा सकते हैं, यानी कि नई गवर्नमेंट बना सकते हैं। ही कैन ऑल्सो इशू ऑर्डिनेंस, अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट्स टू इट। स्टेट लेवल पर जो भी लॉ बनता है तो वो तभी लॉ बनता है जब उसके ऊपर गवर्नर साइन करते हैं। द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एट द सेंटर। ठीक है, वही बात आ गई। सेंट्रल लेवल पर जो पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है, वही पोजीशन स्टेट लेवल पर गवर्नर की होती है। हिज पावर आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, बट ये गवर्नर के जो पावर होते हैं वो कौन संभालते हैं, सारे के सारे पावर चीफ मिनिस्टर संभालते हैं। बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। बट कुछ ऐसे पावर होते हैं जो गवर्नर खुद के पास ही रखते हैं। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एक्स ऑफिशियो कैंसलर ऑफ द ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि उन्हें पूरे स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज की सारी चीजों की नॉलेज होती है और वो वहां पर परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म यानी कि अपने अपने जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अ गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट आफ्टर अज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर्मली एंड इम्पार्शियली। गवर्नर कोई भी पार्टी के हो सकते हैं, बट जब एक बार गवर्नर बन जाते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है और उनकी ये फर्ज होता है तो वो बिना भेदभाव और अपनी अच्छे से ड्यूटी इक्वली निभाए। अब आता है द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द एज द चीफ मिनिस्टर। जो भी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी कंसल्टिंग constitutionally the majority of the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister। अगर दोनों ही पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो पार्टी जो सबसे बड़ी है, जिसको ज्यादा सपोर्टर्स है, वो पार्टी के हेड को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। बाकी सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो सारे कौन मिलकर अपॉइंट करता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिलकर अपॉइंट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे गवर्नर के पावर कौन एंजॉय करता है, तो चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो पावर को एंजॉय करते हैं। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेटरीट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात के, तो गुजरात के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की ऑफिस कहाँ पर आई है, तो न्यू सेक्रेटरीट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में ये ऑफिस आई हुई है। द गवर्नर administers the oath of the secretary of the chief minister and the council of minister orally, and thereafter they sign the same in the state cabinet ministry। there are 4 types of minister। ठीक है, हम बात करें कि ये लोग ओथ जो शपथ होती है वो शपथ कैसे ली जाती है, तो पहले ये शपथ ओरल ली जाती है, उसके बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो उस शपथ पर सिग्नेचर भी करते हैं। हमारे यहाँ पर 4 तरह की मिनिस्ट्री देखने को मिलती है स्टेट लेवल पर, कैबिनेट, स्टेट लेवल, डेप्यूटी लेवल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, ये 4 तरह के मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर। ही ऑल्सो प्रेजेंट द इशू ऑफ policy making, transparent administration, question of people of the central government during the time of the calamity, and he provide basic amenities, love and care to the people। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सारा काम क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज देते हैं, उनका क्या काम है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होती है, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो लोगों को पता होना चाहिए, लोगों के सवाल के जवाब होने चाहिए। अगर कोई क्लैमिटी आती है, यानी कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को प्यार देना, ये सारा काम इनका ही होता है। ही प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेटिव। द चीफ मिनिस्टर इज द
टॉर्च बेरर एंड पाथ फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। और वही जो स्टेट लेजिस्लेचर के लीडर भी होते हैं चीफ मिनिस्टर। और अगर हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर तो वो कैसे काम करते हैं, एक टॉर्च की तरह काम करते हैं जो स्टेट लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अपने अपने स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड। हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं। द डिटेल्ड एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। बट ये पॉलिसी बनने के बाद उसको डिक्लेयर करना और लोगों तक पहुंचाने का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं। The administrative executive advise and guide the state executive in the manner of policies। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को कि किस तरीके से उनको पॉलिसीज को मैनरफुली लोगों तक पहुंचाना है। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर। जितने भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और जितने भी फिगर्स उनको चाहिए होते हैं वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है। However, the political executive is not bound to follow the advice of it। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो सारी चीजें उनकी माने। उनको अकॉर्डिंग, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग जो उनको सही लगता है वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज लॉज, इफ दे आर नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव देन इट्स पर्पस इज मेरिड। ठीक है, कोई फायदा नहीं अगर कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना दो, कितना भी अच्छा लोगों के लिए कर दो, बट अगर तुमने सही तरीके से उसको पहुंचाया नहीं तो वो पूरी पॉलिसी वेस्ट हो सकती है। Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा बैकअप लेके बैठते हैं कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट होगा। अगर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या और चेंजेस किए जाएंगे, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। Expert and professionally efficient and experienced public servant in the field of foreign relation, defense, security force, international trade and commerce, nuclear energy, energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government। इसीलिए ये सारी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए बैकबोन के तरीके से काम करते हैं, जो पॉलिसीज को अच्छे से देखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है। Collector is appointed as the administrative head at the district level and his office is at the जिला सेवा सदन। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो होता है कलेक्टर, जिनकी ऑफिस को जिला सेवा सदन भी बोला जाता है। Their expertise, knowledge, administrative insights, board experience, prediction, administrative efficiency helps them to carry out the administrative effectively। उनके जो कलेक्टर होते हैं उनको अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी चीजें पता होती है, इसलिए उनको एक हेड बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से लोगों तक वो सारे पॉलिसीज पहुंचा सके। From the organ of the government, the state executive acts as the brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs and amicable relation between the political executive and the administrative executive is the requisite for the smooth governance of India। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली वर्क करवाने के लिए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑर्गन की तरह काम करता है, बट जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो उनके हाथ पैर की तरह काम करता है। और जब ये कंबाइन होते हैं तब जाके गवर्नमेंट स्मूथली काम करती है। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर सेंटर्ड इन द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, हमारे जो पावर एंड इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट के वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के पास होते हैं, जैसे नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, misconduct, escapades from the evils of bureaucracy। So to control such evils, local and locus is needed। ठीक है, अब ये लोग पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, करप्शन ना करे, अपने सारी चीज से अच्छे से काम करे, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की जरूरत पड़ती है। To stop the corruption, Gujarat State Commission has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau। करप्शन को रोकने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने अपना पूरा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, एंटी करप्शन ब्यूरो। इट्स टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 18002334 and 4444। ये पूरा एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो का। अगर कोई भी कंप्लेन होती है हमारे खिलाफ कोई करप्शन हुआ या लोग हम करप्शन कर रहे हैं तो हम इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। Political stability is expected from the administrative system as there is a government comprising of different political parties। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस की जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ काम करते हैं। The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and program। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर ही पूरी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट आधार होता है,
किस तरीके से वो अलग और अच्छी स्कीम और प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए लाते हैं। गवर्नेंस एट द लोकल लेवल पर गवर्नेंस कैसा होता है? इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैरी आउट द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर नेशन फ्रॉम द सिंगल प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वे टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम बात करें एक सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल वो कैसे संभालेंगे? इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटीज है, सिटीज के अंदर गांव है, अलग अलग छोटी छोटी जगह पे हर जगह पर पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इन सारी गवर्नेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया जाता है। द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइमली सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, नीड, एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोगों की सारी प्रॉब्लम को सुन पाए, समझ पाए, उसको उनकी नीड्स को अच्छे से समझ पाए और वहां पर इंप्लीमेंट किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। इसीलिए डिसेंट्रलाइज पावर की जाती है, यानी कि हर इंसान सब जगह नहीं होता है, पावर्स को अलग अलग जगह बांट दिया हुआ होता है। बाय डिसेंट्रलाइजिंग द पावर द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट इजीली एंड इफेक्टिवली। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से हर चीज आसानी से और अच्छे से हो सकती है। एट द लोकल लेवल द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैव इमर्ज्ड। लोकल लेवल पर अगर बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं वो काम करते हैं। व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, टाउन और अ सिटी इज कैरिड आउट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्टेड बाय द लोकल्स इन द लोकल इंस्टीट्यूशन, देन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। गांव, छोटे छोटे सिटी, टाउन, इन जगह पर क्या होता है, एक एक इलेक्शन होने के बाद जो वहां के पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के मेंबर होते हैं वो वहां के पर्टिकुलर एक गांव का ध्यान रखेंगे, एक सिटी का ध्यान रखेंगे, अपने अपने एरियाज का वो लोग ध्यान रखेंगे। For administrative efficiency of geographical region, the responsibility and function of the governments are divided into the local organization। और बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल रीजन्स की वजह से और बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली the municipality, municipal corporation are the institution of local self governance for urban area, and for village one can find ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अगर हम बात करते हैं सिटी लेवल पर तो सिटी वगैरह में होती है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं विलेजेस की तो हम देखने को मिलती है ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। Institution of local self-governance give the training which is available for election, voting, duties, responsibility, administration and ruling and opposing parties। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हर तरीके की ट्रेनिंग मिली जाती है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको कैसे रूल करना है और उनकी अपोजिशन पार्टी के साथ भी कैसे डील करनी है, वो सारी चीजें वहां पर उनको ट्रेनिंग की जाती है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एज ऑल द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल। First, it gives a chance to improve the leconses at the upper levels too। सबसे पहले जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो लोकल लेवल पर होते हैं, जाके उससे पता चलता है कि वो किस तरीके से लोग उसको अडॉप्ट कर रहे, समझ रहे हैं। बाद में अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो तो वो कर सकते हैं। Therefore, local self-rule organization are known as the training school and laboratory of constitutional improvement in the democracy। इसीलिए लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोला जाता है, एक स्कूल और एक लेबोरेटरी बोली जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहीं पे पता चलती है। तो ऊपर जाकर वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। In 1992, in the entire country, similar Panchayati Raj and urban institution of local self-governance came into existence। 1992 में हमारी पूरी कंट्री में एक साथ पंचायती राज और अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जैसी चीजें एग्जिस्टेंस में आई थी। नाउ थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज का थ्री टायर स्ट्रक्चर कैसा होता है? द पहला ए, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल। रूरल लेवल पर क्या होता है? ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अगर बात करते हैं रूरल लेवल पर तो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली ज्वाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप से लेकर बॉटम तक एक साथ ज्वाइन होते हैं। एट ऑल द लेवल ऑफ द पंचायती राज, इन ऑर्डर दैट द लोकल डेवलपमेंट टास्क, स्कीम एंड वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम आर कैरिड आउट इफेक्टिवली, दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइड विद रिक्वायर्ड फंड एंड मींस। ठीक है, इनका काम होता है कि एक पूरे लेवल में पंचायती राज काम करे, लोगों के टास्क, लोगों के स्कीम, लोगों की नीड समझे और उसके ऊपर अलग अलग स्कीम्स हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। इसके लिए जो फंड वगैरह होता है वो उनको पहुंचाया जाता है। There is a chief of the district पंचायत and various chairman of the various committee of the district पंचायत। हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का एक चीफ भी होता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पंचायत के काम के लिए अलग अलग लोग अपॉइंट किए जाते हैं।
where the administrative head is the district development officer DDO and the main officer of the district panchayat is situated at the district headquarter. ठीक है, और इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कहां पर होती है, उनकी मेन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर. Similarly, the leader of the elected wing of the Taluka Panchayat is called the president and the head of the administrative wing is called Taluka Development Officer. और सेम जो तालुका पंचायत के हेड होते हैं उनको TDO बोला जाता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. At the lower level, Sarpanch is the representative elected by the people and the administrative head is the Talati cum minister and he handles the administrative of the panchayat. पंचायत की बात करें तो गांव का एक सरपंच होता है, उनको हेड माना जाता है, पर ये किसके अंडर में काम करता है, तलाटी कम मिनिस्टर के, यानी कि जो तलाटी मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर में सारा पंचायती राज काम करता है. द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड द सरपंच आर unanimously elected are declared as the समरस विलेज एंड इट इज होनर्ड बाय द ट्राइब्स. ठीक है, जहां पर इलेक्शंस, ऐसे गांव जहां पर इलेक्शंस के साथ सरपंच वगैरह सब इलेक्ट किया जाता है उनको समरस विलेज बोला जाता है और उनको होनर किया जाता है. फिर भी आता है अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस में क्या होता है? As per the 74th constitutional amendment, the urban areas were provided with the urban institution of self governance as per the population of the area. हमारे 74th constitutional amendment के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया के अंदर किस तरीके का अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस होगा वो उसके पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. एट द फर्स्ट लेवल देयर इज अ म्युनिसिपैलिटी. At the second level there is a municipal corporation. At the third level there is a महानगर मेगा सिटी निगम. ठीक है, तो इसके लेवल कैसे होते हैं? सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी, सेकंड लेवल पर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और थर्ड लेवल पर आता है महानगर मेगा सिटी निगम. In all the three wings of the urban institution of self government, a mayor is elected from the majority wing. और ये पूरे को मैनेज करने के लिए कौन डिक्लेयर किया जाता है? इलेक्शन के थ्रू. Apart from this, there are chairmen of various committees and corporate as per the various boards. अलग अलग बोर्ड और अलग अलग कमिटी के अकॉर्डिंग वहां के चेयरमैन होते हैं और उनके कॉर्पोरेट्स होते हैं. बोर्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड रिजर्व्ड कास्ट इज मेंटेन. ठीक है, हर जगह पर रिजर्वेशन वुमेन्स होनी चाहिए, वो भी माना जाता है. हर जगह पर रिजर्व्ड कास्ट होती है, वो भी मेंटेन किया जाता है. वेरियस कमिटीज कैरिड आउट वेरियस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनी फील्ड इन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर. डिसेंट्रलाइज मैनर के अकॉर्डिंग अलग अलग कमिटी के लोग जो होते हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, खुद की कमिटी को संभालते हैं, उसका डेवलपमेंट देखते हैं. सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सिटी स्किप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्ज, crematorium, graveyard, removal of slum, overall development etc. carried out by the urban institution of self government. एक सिटी के अंदर जितनी भी चीजें होती है डेवलपमेंट की, फायर ब्रिगेड से लेके हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल रिफ, अगर हम बात करते हैं ब्रिजेस, ठीक है, रोड्स, ये सारी चीजें जितनी भी एक सिटी को चलाने के लिए जो भी जरूरत होती है वो सारी चीजें इन ये लोग जो होते हैं अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस ये मैनेज करते हैं. ऑल आर मैनेज बाय फंड कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अंडर द PPP, public private partnership, as well as the taxes is collected from the people and the government grants. ये सारे चीजों को खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो, या फिर गवर्नमेंट इनको पैसे देती है. The administrative head of the municipal corporation is known as the municipal commissioner. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उसको म्युनिसिपल कमिश्नर बोला जाता है. अंडर हिम देयर आर अ जोनल हेड having technical and administrative knowledge and various officers. When a cordial relation is established between the elected wing and the administrative wing, then many work can be carried out relating to the welfare of the people. जब ये सारी चीजें अच्छे से, जोनल हेड हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनल रिलेशन बनाए रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में, जब सारी चीजें अच्छे से मैनेज होती है, स्मूथ रन करती है, तो जो सिटी होती है वो ओवरऑल डेवलप करती है और जो पीपल होते हैं उनका वेलफेयर देखने को मिलता है. यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा चैप्टर जो है, हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं. लेजिस्लेटिव जो हमने पहले 2 पार्ट में कवर किया है, इस पार्ट के अंदर हमने पूरा एग्जीक्यूटिव को समझा, और इसका जो थर्ड पार्ट है जुडिशरी, उसके बारे में हमें यहाँ पर सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 11 है वो पूरा जुडिशरी के ऊपर है. तो हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं जुडिशरी का. The Constitution of India has accepted the ideals that all its citizens should get social, economic and political justice. There a just and इक्विटेबल सोशल ऑर्डर कैन बी एस्टैब्लिश. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जस्टिस, यानी कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको
अच्छे से हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए जुडिशरी रोल प्ले करते हैं. If any person breaks any law and he is either punished or fined by the judiciary check whether the laws are in accordance with the constitution provision, and if the law is not consistent with the constitution, it declares the law unconstitutional and void. ठीक है. अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे पनिशमेंट देना, फाइन देना, वो भी जुडिशरी का काम है. जुडिशरी का काम होता है कि अच्छे से लॉ सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं. अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको वहीं पर हटाया जाता है. The federal system power and function are divided among unit states. If federal power and functions are divided among unit state and center, it is function of judicial system to see that both the central and state government carry out their own work without interfering with each other work. जुडिशरी का ये भी काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने काम करे, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करे, एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में ना आए. ये सारी चीजें जुडिशरी देखते हैं. When any dispute arises between the center and the unit state, then they are solved by the Supreme Court. अगर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जुडिशरी जो होती है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, वो उसको सॉल्व करते हैं. The Indian judiciary is continuous and linear, and at the top of the central level there is a Supreme Court. अगर हम बात करें हमारे जुडिशियल तो वो भी एक लीनियर में बटी हुई, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर में आई हुई है. अगर हम हमारे टॉप लेवल की बात करें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आती है. मिडिल लेवल पर, स्टेट लेवल पर होती है हाई कोर्ट, उसके बाद आती है ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये था बेसिकली जुडिशरी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन. बाकी जुडिशरी क्या है पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 11 के अंदर देखेंगे. आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है. आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए. तब तक थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.